हर साल केमिकल बॉन्डिंग से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और पता है क्या, वो भी गिने चुने टॉपिक से। एक बार इसका एनालिसिस देखो। हर साल 5 या 6 क्वेश्चन है, जिसमें नीट का जो टोटल वेटेज होता है वो 4% तुम्हारा सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग बना सकता है। इन 49 स्लाइड में जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, हमने इंटायर केमिकल बॉन्डिंग को कवर अप कर रखा है कि तुम्हें एग्जाम से पहले जो एक चीज देखनी चाहिए वो यही है। और पूरा का पूरा 100% सिलेबस कवर कर रखा है। बट उससे पहले एक बार इस एनालिसिस को देखो। हाईएस्ट क्वेश्चन जो आ रखे हैं अभी तक वो वीएसईपीआर और शेप से आ रखे हैं। और इसके अलावा जो और टॉपिक जो तुम्हें करने हैं, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फजान्स रूल जो आयनिक बॉन्ड के साथ आएगा, डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस, वीबीटी, ओवरलैपिंग और फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि वीएसईपीआर और हाइब्रिडाइजेशन से ही टोटल 12 साल में 34 क्वेश्चन आ रखे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें B2C2O2 का पैरामैग्नेटिज्म हमेशा आ रहा है क्वेश्चन। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तुम एक क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हो, और ये तुम्हें रिलेट करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बॉइलिंग पॉइंट में जो ऑर्डर आता है उससे भी। फजान रूल और आयनिक प्रॉपर्टीज हर साल एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं। और डाइपोल मूवमेंट जिसे NH3 और NF3 का रिलेशन है, यहाँ से नीट का फेवरेट क्वेश्चन बनता है इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। सो इजंट इट द सेम टॉपिक जो तुम लोगों ने ऑलरेडी जानते हो, पर क्यों ना हम इन टॉपिक पे काम करें, एग्जाम आने वाला है। तो अभी के लिए हम लोग अपना रोड मैप बना रहे हैं कि हमें इन टॉपिक्स को करना है। फंडामेंटल्स करना है, जिसके अंदर ऑक्टेट रूल, फॉर्मल चार्ज आएगा। वीएसईपीआर और हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन, जो वीबीटी का भी एक तरह का पार्ट है, हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद एडवांस वर्जन ऑफ वीबीटी, जहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड देखते हैं। एमओटी, जिसके अंदर तुम दो टाइप के चीजें जो तुम्हें अच्छे से करनी है। वन इज दिस होल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिसके अंदर तुम्हें ल्यूमो होमो का डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड देन बॉन्ड ऑर्डर। एंड लास्ट इज द आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में फजान रूल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जहां पे उसका ऑर्डर और साथ में तुम्हें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के पे काम करना है। तो ये तुम्हारे पास एग्जैक्ट नाम लिख रखा है मैंने टॉपिक का, इनके अंदर से कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है और कितने मार्क्स का आ रहा है। मूविंग ऑन, फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है ऑक्टेट रूल के साथ, लुईस स्ट्रक्चर के साथ। हर बच्चा जानता है, लेकिन तुम पता क्या नहीं जानते हो, जो क्वेश्चन वो पूछेगा उस टाइप के एग्जाम्पल्स, किस टाइप के एग्जाम्पल से वो पूछ रहा है वो। तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से लुईस स्ट्रक्चर को मैंने समझाया हुआ है। एक बार देखो तो सही, फिर इसका हम क्वेश्चंस करके देखना। तुम्हारे पास सारे एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है। सो ऑक्टेट रूल होता क्या है? ऑक्टेट रूल एटम की टेंडेंसी है टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। पहले पीरियड को छोड़ के, यानी हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, सारे एलिमेंट्स में सेकंड शेल तो होता ही होता है। और सेकंड शेल से ही तुम्हारा ऑक्टेट रूल स्टार्ट हो जाता है। ये काम करता है सेकंड एंड थर्ड में। फोर्थ में तुम्हें इसके बहुत सारे एक्सेप्शन दिखेंगे, लेकिन सेकंड एंड थर्ड के लिए फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल चाहता है, हर एक सेल चाहता है आउटर मोस्ट शेल टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। उसके लिए वो क्या करते हैं, लूज करते हैं, गेन करते हैं या शेयर करते हैं, जिससे तुम्हारे पास नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन निकल के आए। और इसमें हीलियम, वाई हीलियम इज स्पेशल क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दैट इज नॉट द ऑक्टेट रूल, बट इट इज कॉल्ड एट डुप्लेट रूल। अब इसको बनाते कैसे हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने का सिंपल सा तरीका है कि तुम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, उनको डॉट या क्रॉस के फॉर्म में तुम लगा सकते हो। अगर वो दो अलग अलग एलिमेंट है, एक के लिए डॉट एक के लिए क्रॉस यूज कर सकते हो, इट इज द बेस्ट मेथड। फिर तुम ये उनको कनेक्ट कर सकते हो। जब भी लुईस डायग्राम को बनाया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें उसमें ओवरलैप करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है। यू कैन जस्ट ड्रॉ द बॉन्ड्स, मतलब तुम उसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को ड्रॉ कर सकते हो। लोन पेयर को तुम्हें डॉट के थ्रू दिखाना होता है। एंड लास्ट में तुम लिखा हुआ है जैसे भी, कन्वर्ट द मल्टीपल बॉन्ड इफ ऑक्टेट्स नॉट सेटिस्फाई। मतलब अगर तुम किसी को बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने कार्बन का एक मॉलिक्यूल है C2H4, तुमने उस पर ट्राई किया। So in case of C2H4, if you try to draw the structure, मैंने कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड रख दिया, इधर बॉन्ड रख दिया, राइट? तो कार्बन पे अभी एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, बट यू कैन सी द कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन, तुम उनकी जगह पे क्या कर सकते हो, एक बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हो। उससे होगा क्या? नाउ यू कैन सी द ऑक्टेट इज कंप्लीट इन बोथ केसेस, राइट? सो दैट्स हाउ यू ड्रॉ इट। कौन सा एटम सेंटर में होगा? तो पहला रूल ये कहता है कि जब भी तुम्हारा पास कोई स्ट्रक्चर बने, तो उसमें जो हाइड्रोजन होगा और जो फ्लोरीन होगा, ये सेंटर पे नहीं आते। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वही सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करता है। अब हाइड्रोजन भी तो है, लेकिन हाइड्रोजन का दूसरा रीजन है। हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्टेट तो बनाता ही नहीं है, तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड का केस वैसे भी बनता नहीं है। दूसरा, एटम्स अकरिंग फ्यूअर टाइम्स, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ एटम ज्यादा नंबर में, कुछ एटम
कम नंबर में है, तो वो जो कम नंबर पे होगा वही तुम्हारे सेंटर में होगा। फॉर एग्जाम्पल H2O, फॉर एग्जाम्पल CO2, दोनों के केस में जो कम नंबर में है वही सेंटर पे है। तीसरा, एटम फॉर्मिंग मैक्सिमम बॉन्ड्स, ऐसा एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया, हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो उसको सेंटर में रखने का तो मतलब ही नहीं बनता। सो ऐसे जितने भी एटम होते हैं जो अपना क्या कर सकते हैं, जो अपना बॉन्ड को बना सकते हैं, नंबर ज्यादा कर सकते हैं, दैट विल प्रेजेंट इन द सेंटर। एंड द लास्ट, एटम्स विद द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर और द लार्जेस्ट साइज, जिसका साइज बड़ा होता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, उसका बिहेव भी यही होता है। अभी देखो, ये क्या लिखा है तुम्हारे पास, एक्स एफ एंड एच के नेवर बी अ सेंट्रल एटम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो, सिर्फ दो के लिए, एक्स इज जस्ट अ क्रॉस, एक्स इज नथिंग। फ्लोरीन और हाइड्रोजन ये कभी भी सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं कर पाते, which is why highly electronegative element, and हाइड्रोजन का अपना टेंडेंसी है क्योंकि उसके अंदर तुम ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर पाते हो क्योंकि उसमें एक ही शेल होता है। देन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शन में तीन चीजें आती है। पहला हम बात करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट की। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अंदर तुम्हें फोकस करना है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट हम ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, जिनको तुम लुईस एसिड के नाम से भी जानते हो। सो दीज आर द एग्जांपल। फिर है तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर द वन व्हिच हैव द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली दैट्स नॉट 8, राइट? तो ये तुम्हारे पास तीन एग्जांपल है, तीनों के नाम याद रखना, NO, NO2 और ClO2। फिर आता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ये पीरियड नंबर 3 से स्टार्ट होता है। जब थर्ड तुम्हारा शेल स्टार्ट होता है तो वहां पे थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 तक आ सकते हैं। तो 18 तक आ सकते हैं, तो जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस वो भी कोशिश करता है कि 8 ही आ जाए, बहुत है मेरे लिए, लेकिन अगर उसको मौका मिलेगा तो 8 से आगे भी जाएगा। ऐसे जितने भी थर्ड पीरियड के हैं वो ये बिहेवियर दिखाते हैं, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स ये बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों के पास ये जो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जीनॉन फ्लोराइड का भी एग्जाम्पल है, मेक श्योर कि तुम उसको रिवाइज करना, ठीक है? So that is octet rule for you. We are moving to the next part that's called formal charge and resonance. यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आता होगा, ऐसा लग रहा है ना तुम्हें? यहाँ से जनरली क्वेश्चन लाइक सीधा सीधा बहुत रेयर आया, लाइक कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ओजोन। ये बहुत पुरानी बात हो गई कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते थे। अब वो क्या करता है, तुम्हें घुमा के कैसे क्वेश्चन देगा, वो तुम्हें कोई चार्ज आयन दे सकता है जहां से तुम्हें फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए कह सकता है। रेजोनेंस से कैसे क्वेश्चन आता है, तो रेजोनेंस से आता है एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, जहां पे वो तुम्हें पॉइंट को क्या करने के लिए देगा, कंफर्म करने के लिए देगा। सो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, वी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल मतलब क्या होता है, लोन पेयर ऑफ, इसमें तो इलेक्ट्रॉन से लेने, और बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन को हाफ से डिवाइड कर देगा। दिस फॉर्मूला विल कैलकुलेट द वैल्यू। तुम्हें ये क्वेश्चन जो यहाँ से मेन आता है वो स्टेबिलिटी को लेके आता है। जैसे NO2 का एक क्वेश्चन आया था कि विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, कैसे निकालोगे, ये वाला रूल तुम्हें फोकस करना है। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज द वन विच कंटेन द मिनिमम फॉरवर्ड चार्ज। तुम्हें उनका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, जिसका फॉर्मल चार्ज कम होगा वही क्या कहलाएगा, ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। तो इस तरह से ये होता है। और उसके बाद कई स्ट्रक्चर के अंदर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलता है, तो ये ध्यान देना कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें +1 और -1 फॉर्मल चार्ज होता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ दिस इज द एग्जांपल जो मैं तुम्हें बताया था, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बट तुम अभी के लिए इसको ध्यान में भी रख सकते हो। द ओजोन की स्ट्रक्चर में किस तरह से रेजोनेंस काम करता है, किस तरह से हम उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर, एंड ये फॉर्मूला आई नो ये किसी को ही नहीं पता होगा। The best formula to calculate the bond order is this. Total bonds को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, उससे तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। करके देख लेना। जैसे SO2 के लिए दे रखा है, SO4 के लिए दे रखा है, तो SO4 को तुम डिवाइड करोगे 6/4, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू तुम जितने ऑक्सीजन पे क्या घुमाओगे, बॉन्ड घुमाओगे, तो तुम्हारे पास 4 आता है 1.5। ऐसे NO3 में कितना आता है 3, तो 1.33। ऐसा PO4 - 3 में कितना आता है 4, टोटल 4, जितने ऑक्सीजन है उसके अकॉर्डिंग हम गिन रहे हैं। और ओजोन में तो आप लोगों को पता है 2, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, जो तुम्हें आज तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तुम्हारे क्लास टीचर ने ये बात तुम्हें कभी नहीं बताई होगी कि तुम बॉन्ड ऑर्डर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दिस इज द फॉर्मूला यू हैव, राइट? तो ये क्वेश्चन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है, वो भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको 1 मिनट से ज्यादा चाहिए, तो उस केस में तुम्हें जो छोटे क्वेश्चन है उनको 1 मिनट से कम में खत्म करना है, एंड दिस इज द बेस्ट वे, राइट? Okay, so this was your formal charge and the resonance. We are moving to the third part, which is called VSEPR. VSEPR के अंदर तुम्हारे पास ये सारे शेप है,
इनको मैंने एक और वीडियो बना के आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया है कि तुम इनको याद कैसे रख सकते हो, राइट। लेकिन इनमें से जो नीट में पूछे गए हैं, यू कैन सी थ्रू देम दिस line, which is the AB3E, which is trigonal pyramidal, and AB2E2, which is bend shape. ये सारे शेप याद रखने हैं, सारे ही शेप तुम्हारे नीट के सिलेबस में है, इवन द 7। एनसीईआरटी में तुम्हें 7 नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर दिया ही नहीं है, विच इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट तुम्हें याद रखना है क्योंकि जहां पे पेपर कॉम्प्लेक्स बनाने के बारे में आएगा वहां पे कुछ ना कुछ नया करके देगा। सो दिस कैन बी द पार्ट। इसका VSEPR का एक लाइन तुम्हें याद रखना है, विच इज द इंटरेक्शन का रेट। यू नो दैट लोन पेयर एंड लोन पेयर आर द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर इज द हाईएस्ट रीजन, क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, एक ही एटम पे होते हैं, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो उसने एक ही के ऊपर मार रखा है। लेकिन बॉन्ड पेयर में क्या होता है कि एक बॉन्ड इस एटम पे, एक बॉन्ड इस एटम पे, इट्स शेयर्ड, दोनों के पीछे बराबर शेयर हो गया। लेकिन लोन पेयर में तो शेयरिंग हो नहीं रही है, इसलिए रिपल्शन हाईएस्ट क्या होता है, बॉन्ड पेयर का, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर बॉन्ड पेयर का। अब ये वाली जो लाइन इसने लिखी है ना, लिखा तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ी बात लिखी इसने। दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन मल्टीपल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। कमेंट में जरूर लिखना कि तुमने सुना है, तुमने इससे पहले या नहीं सुना है, कि तुम्हारे पास जब कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, विच इज सॉरी 3 बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, इसमें से ये 3 बॉन्ड जो प्लेन में है, वी कॉल देम एज, क्या बोलते हैं हम उनको, उनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल। ये जो 3 बॉन्ड मैंने यहाँ पे प्लेन में बना रखे हैं, इन तीनों बॉन्ड को, इनके बीच में 120 का बॉन्ड एंगल होता है, इट्स इक्वेटोरियल। व्हाइल द बॉन्ड अप एंड डाउन वी कॉल दैट एज एक्सियल। तो ये 2 एक्सियल हो गए और ये 3 इक्वेटोरियल हो गए। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक। तो ये कह रहा है कि जो लोन पेयर होता है, अगर तुमने किसी स्ट्रक्चर में लोन पेयर देख लिया इस तरह के स्ट्रक्चर में, तो लोन पेयर को तुम्हें हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना होता है, ठीक है। और जब तुम ऑक्टाहेड्रल के अंदर 2 लोन पेयर बनाओगे तो वो हमेशा एक दूसरे के ट्रांस होगी, मतलब एक लोन पेयर इधर को होगा तो दूसरे लोन पेयर इधर को होगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। XeF4 का तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा, इसके अंदर इस टाइम पे 4 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, ठीक है। बना के देखो तो इसमें बनता ऐसे है, फ्लोरीन यहाँ, चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन में, जैसे स्क्वायर का डब्बा होता है उसमें, और एक लोन पेयर प्लेन से ऊपर, एक लोन पेयर प्लेन से नीचे। दैट इज कॉल्ड ट्रांस। इसी की बात कर रहा है कि लोन पेयर को ऑक्टाहेड्रल के केस में तुम्हें ट्रांस लगाना होता है ना, एक ऊपर एक नीचे, इसको तुम बीच में नहीं लगा सकते हो। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे तुम्हारा पूरा नंबर निकल सकता है, राइट। तो 4 के 4 नंबर अगर तुम्हें पूरे चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास ना MCQ में ये ऑप्शन ही नहीं होता कि कोई तुम्हें 3 नंबर भी दे देगा, होगा तो सही होगा, होगा तो गलत होगा। सो मेक श्योर कि तुम इन छोटी छोटी बातों पे फोकस करते हुए चल रहे होंगे। मूविंग ऑन, हम लोग चल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन इसी को तुम मास्टर चार्ट करके मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस चार्ट के अंदर मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। S कैरेक्टर, P कैरेक्टर, इवन D कैरेक्टर। तुमने D कैरेक्टर ऐसे पहले सुना भी नहीं होगा, राइट। लेकिन जैसे ऐसे वैसे P है, उसका उल्टा तुम्हारा D है। तो यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर होता है, विच इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों आते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हम लोग पहले सेंट्रल एटम को गिनते हैं कितने हैं उसके अंदर, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं सेंट्रल मेटल के अराउंड, उसी से तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। अगर वैल्यू आया 2 तो हाइब्रिडाइजेशन SP के अंदर तुम्हारा 50% S कैरेक्टर है, 50% P कैरेक्टर। SP2 67% और 33%। तुमने S कैरेक्टर पढ़ा है, तुमने P कैरेक्टर पढ़ा है, लेकिन D कैरेक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। द वे वी डिड इट, राइट। टोटल ऑर्बिटल हमारे 5 है, 5 को तुम पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो D एक ही आ रहा है, तो D को 20% मिलेगा। SP3D2 में इसको 33% मिलेगा और इसको 45। इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर तुम नीट के रिस्पेक्ट में देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो यहाँ से आ रखे हैं, जहाँ पे उसने SP3 की बात करी, जहाँ पे 0% D कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये अगर उसने पूछ दिया होता D कैरेक्टर, तो हमें थोड़ी देर सोचना पड़ता कि अरे D कैरेक्टर होता क्या है। इट्स सेम एज द SNP। और ये सारे उसके एग्जाम्पल है, CH4, NH3, H2O, CCl4। तुमने अभी VSEPR में देखा था कि सारे एक शेप वाले नहीं है, इनका शेप अलग अलग है, राइट। बट सिंस देयर स्टेरिक नंबर इज 4, हमने सबको एक साथ रखा है। 3 टाइप के इसके अंदर शेप आते हैं, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल एंड बेंट। एक चीज बताओ, यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? राइट डाउन इन द कमेंट्स नाउ, लिख के दिखाओ जरा कि तुम कितना समझ पा रहे हो इसको। इट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ऑर्बिटल के अंदर मिक्सिंग होती है, वो अपने आप को हाइब्रिड बनाते हैं, सेम एनर्जी वाले, सेम सिमेट्री वाले ऑर्बिटल, एंड दैट हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस SP, SP2, SP3, जिससे कि तुम्हारा क्या आता है, शेप डिसाइड होता है। और यही नीट के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है।
इवन ये लिखा हुआ है कि कौन सा हाईली इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेरी हाईली इंपॉर्टेंट है, बट ये सारे शेप है। शेप बनाना तुम्हें आना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा आंसर पूरी तरह से सही आएगा। इसके बाद आता है बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, जिसको तुम नीट मास्टर ट्रिक भी कह सकते हो। कैसे? एक ऐसा स्लाइड जो तुम्हारे सामने इस टाइम पे स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसके अंदर बहुत अलग अलग बातें हैं, लेकिन सबको एक तरह से कंबाइन कर दिया है। कैसे? सो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन क्या होता है कि सबसे पहले अगर तुम्हें कभी भी किसी एलिमेंट का बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है, पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। अगर तुम्हें कभी भी किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का बॉन्ड एंगल क्या करना है, कंपेयर करना है, तो सबसे पहले तुम उसकी हाइब्रिडाइजेशन को कंपेयर करो। जितने कम नंबर ऑफ उसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, उतना ही ज्यादा उसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। जैसे sp2 sp3 बॉन्ड एंगल देखो, उससे क्या होता है, काउंट द लोन पेयर। सेकंड पार्ट तुमने क्या करना है कि उसके अंदर देखने के कितने लोन पेयर है, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना छोटा एंगल। अगर तुम्हें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो पहला हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा तुम लोन पेयर काउंट करोगे। लोन पेयर का सिंपल सा रूल तुम्हें फॉलो करना है कि जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। यू कैन यूज दिस एग्जांपल। थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेम सेम लोन पेयर है, अगर मैंने मान लिया कि सेम लोन पेयर है, तब क्या करें, तब तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाना है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा एंगल। एंड द लास्ट इज द साइज ऑफ द टर्मिनल एटम। जितना ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा रिपल्शन बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा एंगल बढ़ता जाएगा। इस तरह से इन द एंड विद द हेल्प ऑफ दीज फोर मेथड, मतलब तुम केवल 4 स्टेप से किन्हीं भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हो। पहला हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना, दूसरा लोन पेयर को काउंट करना, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम देखना, और चौथा टर्मिनल एटम का साइज देखना। अगर तुम्हें ये चारों टॉपिक पता होंगे, तो तुम बॉन्ड एंगल को आराम से कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज वीबीटी एंड, जिसमें तुम सिग्मा और पाई बॉन्ड को समझते हो। तो सिग्मा बॉन्ड इज रिजल्ट, ये ओवरलैपिंग का पार्ट है। ओवरलैपिंग क्या होता है, जब बॉन्ड बनाने के लिए दो ऑर्बिटल एक दूसरे के पास में आते हैं, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, जिससे बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड जो ओवरलैपिंग होती है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक, अगर वो एक्सियल ओवरलैपिंग हो कि दोनों के हेड एक दूसरे के टकरा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग, इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर वो ऐसे आ रहे हो एक दूसरे के पास में, तो यू कैन सी कि ये इस तरह से मिलते हैं, इतना दूर होंगे वहीं से इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी कुछ खास नहीं होती है, लेकिन बनने वाले बॉन्ड को तुम पाई बॉन्ड कहते हो। इसी के बेसिस पे तुम समझा भी सकते हो। अगर तुम सिग्मा ओवरलैप को देखो, ये 3 टाइप का होता है, जिसमें एस एस आता है, दो एस एस के ऑर्बिटल, या sp आता है या pp आता है। While in case of p bond, p overlapping और p bond, there is only one type of overlapping, कि जब एक p दूसरे p के सामने आता है, तो इस तरह से आएंगे, इसका ये पार्ट इससे इंटरेक्ट करेगा, इसका ये पार्ट इससे इंटरेक्ट करेगा, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो ध्यान से देख लेना, ये लाइन क्या लिखी हुई है, पाई बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म अलोन, अकेला कभी नहीं बनता है, इसका भाई इसके साथ आएगा, वो जिस सिग्मा। पहले सिग्मा बनता है तभी पाई बनता है। सिग्मा अकेला बन सकता है, लेकिन पाई अकेला कभी नहीं बन सकता है, ये लिखा हुआ है। ओके, मूविंग ऑन, दैट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर यू। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किसी भी टीचर ने, लिख के ले लो, किसी भी टीचर ने तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस तरह से नहीं समझाया होगा जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तुम पता है कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 6 टाइप के, बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, बेस्ड ऑन द solubility, बेस्ड ऑन द विस्कोसिटी, आइस एंड डेंसिटी, एसिड एंड बेस इफेक्ट, फिजिकल स्टेट। इतने टाइप के क्वेश्चन, और ये सिर्फ तुम्हें, केमिकल बॉन्डिंग इज नॉट जस्ट द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज अ फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जिसने ये नहीं पढ़ा है, अगर तुम अभी 11th में हो, मेक श्योर कि तुम इसको अच्छे से पढ़ना, तब जाके 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना। क्योंकि इन बच्चों से पूछो जो सीनियर है तुम्हारे, उनको पता है ना कि कितना बड़ा गड़बड़ी करता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले तो होता क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। बट ये डेफिनेशन चेंज हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में, इट कैन बी बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। ओनली कंडीशन इज तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। 3 टाइप का तुम्हारे पास है, क्योंकि हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है फ्लोरीन, फिर आता है ऑक्सीजन, और फिर आता है नाइट्रोजन। तो ये ऑर्डर यही फॉलो अप होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। अगर हमने किसी केमिकल सब्सटेंस को ऐसे सॉल्वेंट में डाला जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ध्यान देना, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द बीपी, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। और इसीलिए तुम्हारे पास एक क्वेश्चन तुमने कहीं पढ़ा भी होगा कि वाटर इज लिक्विड बट H2S इज नॉट लिक्विड, राइट?
तो पानी क्यों लिक्विड होता है? उसी का दूसरा भाई जो ऑक्सीजन का भाई है सल्फर, उसका तो हाइड्राइड लिक्विड नहीं होता। तो रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। NH3 एंड HF shows NMLS high boiling point। तो जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड सी मैं तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहीं पे करा रही हूँ, देखो एक बार। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें मैं केमिकल बॉन्डिंग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिजिकल प्रॉपर्टी कराऊंगी? देखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाइल इंट्रा एक है इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ता है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर से घटता है। दीज आर द टू अपोजिट लाइन यू शुड रिमेंबर। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से देखो। आई सेड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर रहा है, इंटरमोलिकुलर बढ़ा रहा है, इंट्रामोलिकुलर घटा रहा है। दीज आर द टू लाइंस व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। इसको मैंने यहाँ पे पेन से मार्क कर दिया है, तो तुम बिल्कुल इसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट इज द सॉल्युबिलिटी। एंड सॉल्युबिलिटी इज वेरी सिंपल ना, इसको पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो पोलर है या नहीं है। तो अगर वो पोलर है तो वहां पे सॉल्युबिलिटी का पॉसिबिलिटी होगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द solubility, intramolecular hydrogen bonding decrease the solubility। देखो, and CH4 is soluble in acetone but not in water, the same reason। क्यों? क्योंकि वो घुलेगा ही नहीं। पहले तो उनका नेचर बहुत अलग अलग है। एक क्या है, एक का नेचर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का, एक का नहीं है, राइट। इस नेचर को हम बोलते हैं नॉन पोलर बिहेवियर। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ऐसे सॉल्वेंट में घोलना जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नॉट पॉसिबल। तीसरा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है कि मैंने कोई लिक्विड डाला हल्का सा स्लोप पे, वो कितना तेजी से भाग रहा है, दैट इज विस्कोसिटी, राइट। और ये हमेशा डिपेंड करता है कि पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन कौन सा है। कि तुम ट्राई करके देखो, पानी को डालोगे तो पानी तेजी से जाएगा, लेकिन वहीं पे तुम हनी यानी शहद को डालो तो उसमें टाइम लगेगा। क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है? फर्क है उनके बीच के इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का, विच इज हाईएस्ट इन केस ऑफ शहद। इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं उन्होंने, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएट मॉलिक्यूल हायर विस्कोसिटी, जितना ज्यादा विस्कोसिटी हाई होगी, यस दिस इज द ऑर्डर ऑफ द हायर विस्कोसिटी। हाईएस्ट इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, CH2OH CH2OH, एथेनॉल। एंड या आइस एंड डेंसिटी, ये क्वेश्चन तुमने भी पढ़ा होगा कि आइस और वाटर में डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्लियरली दे रखा है कि जो आइस होता है वो टेट्राहेड्रल केस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो केस का मतलब ये है कि इसका बाहर से कोई स्केलेटन तो होगा, लेकिन अंदर से ही खाली होगा। इसीलिए ये लेस डेंस होता है वाटर से एट 4 डिग्री सेल्सियस। और इसीलिए D2O आइस जो होता है वो पानी के अंदर सिंक कर जाता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑलरेडी नीट का है, जिसमें ये लिखा है कि D इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है हाइड्रोजन से, और इसीलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। इसीलिए तुम्हारा D2O आइस, अगर तुम D2O का आइस लो हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम, आई होप यू नो व्हाट इज ड्यूटेरियम, राइट। इट इज वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। सो वी हैव 3 आइसोटोप्स, 1H1 1H2 एंड 1H3, जिसमें से जो बीच वाला है इसको तुम D कहते हो, तीसरे वाले को तुम T यानी ट्रिटियम कहते हो, और ये तुम्हारा प्रोटॉन है विच इज नॉर्मल हाइड्रोजन। अगर तुम किसी भी कंडीशन में D2O को आइस की फॉर्म में वाटर में डाल दो तो वो धीरे धीरे सिंक करता हुआ जाता है। रीजन, सिंस D इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। देन वी हैव एसिड एंड बेस इफेक्ट। व्हाट इज एसिड एंड बेस इफेक्ट? होता क्या है, अगर तुम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को देखते हो तो उससे उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी में फर्क पड़ता है। तुमने एमाइन का केस पढ़ा होगा, तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड का केस पढ़ा होगा, ये सब चीजें तुमने वहां पर भी देखी थी। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है। कंजुगेट बेस होता क्या है? तो तुमने ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी अगर याद होगी थोड़ा बहुत भी, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर और प्रोटॉन का गेन होता है। तो बेस जो एसिड है उसका बनता है कंजुगेट बेस, और इसी तरह से बेस का बनता है कंजुगेट एसिड। इनको आपस में हम लोग कंजुगेट एसिड बेस पेयर के नाम से भी जानते थे। इस रिएक्शन में वो ये कह रहा है कि अगर तुम कोई ऐसी रिएक्शन करवा रहे हो जिसकी कंजुगेट बेस के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उससे उसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अगर तुम्हारा ये स्ट्रक्चर स्टेबल है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा एसिड था होगा। क्योंकि सी एसिड की टेंडेंसी क्या होता है हाइड्रोजन को लूज करने की। कोई भी एसिड उतनी जल्दी हाइड्रोजन को लूज करेगा जितनी जल्दी बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है। तुम्हें पता है कि जो एसिड से बेस बनने वाला है इट्स वेरी स्टेबल, तो एसिड फटाफट से H+ लूज करके भागेगा। जितनी तेजी से वो H+ को लूज करता है उतना ही स्ट्रेंथ उसकी होती है, एंड दैट्स व्हाई
इसके कुछ एग्जांपल भी देखे, जैसे सैलिसिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, या मैलिक एसिड इज मोर देन द फ्यूमेरिक इन ट्रांस एसिड से। HF इज वीकर एसिड देन HI। ये क्वेश्चन तो तुम्हारे पास ऑलरेडी आ रखा है, HF और HI का कंपैरिजन। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द बेस। तुम्हें अगर तुम HF को एज एन एसिड यूज कर रहे हो तो इसका बेस बनेगा F नेगेटिव, HI को यूज कर रहे हो तो इसका बेस बनेगा I नेगेटिव। तो हमें सिर्फ ये देखना था कि कौन ज्यादा स्टेबल है, अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर। अब है फिजिकल स्टेट। सॉलिड बोरिक एसिड फॉर्म 2D शीट जिसको तुम होमो इंटरमोलिकुलर कहते हो। व्हाट इज द बोरिक एसिड? इट इज H3BO3। इसको हम कहते हैं बोरिक एसिड। ये एक तरह की 2D शीट बनाता है जहां पे तुम एक सिंगल लेयर्स में इनको देख सकते हो। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन का तुमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा ही होगा, जिसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक अल्फा हेलिक्स आता है, एक बीटा प्लेटेड शीट आता है। दोनों के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है जिससे वो कॉइल फॉर्म। तो प्रोटीन क्या होता है? एक सिंगल सी चेन होती है, फिर वो कॉइल होती जाती है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बनता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। और कॉम्प्लेक्स तो टर्शरी, और कॉम्प्लेक्स तो क्वार्टरनरी। इसमें जो बीटा होता है, जो सेकेंडरी होता है, इसके अंदर दो फॉर्म मिलते हैं, एक को हम अल्फा कहते हैं, एक को हम बीटा कहते हैं। अल्फा तुम्हारे पास कुछ इस तरह का रिंग बनती है, ठीक है, जबकि बीटा के अंदर इस तरह का शेप बनते हैं, मतलब बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग, एक 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 लेयर पे दूसरी लेयर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इन टॉपिक्स को आप लोग मेक श्योर करना देखने का। नेक्स्ट इज एमओटी। अब एमओटी का मेन चीज है दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, व्हिच इज बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तुम क्योंकि तुम सेकंड पीरियड के लिए इसको ज्यादातर करते हो, तो लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन से लेके लास्ट नियॉन तक एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तुम्हें उस कॉन्फ़िगरेशन को याद करना है। थोड़ा सा फर्क है सिग्मा 2p z और पाई 2p x 2p y के एनर्जी के ऑर्डर का, एंड आई थिंक वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा हुआ भी है। क्या फर्क है? यू कैन सी, यहाँ पे देख सकते हो तुम, ऑक्सीजन के केस में सिग्मा 2p z पहले आता है, पाई ऊपर जाता है, जबकि और के केस में पहले क्या आएगा, पाई नीचे आएगा, फिर 2p z ऊपर आएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। उसके बाद इवन एंटी बॉन्डिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सा फर्क है इन दोनों के बीच में। तो मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब इससे क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन के बाद तुम्हारे पास ये ऑर्डर चेंज होता है? तो इसका रीजन ये होता है कि बिफोर ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन है, उससे पहले वाले हैं, उनके एस और पी के बीच में गैप ज्यादा नहीं होता। जब गैप ज्यादा नहीं होता तो उनके बीच में मिक्सिंग पॉसिबल होती है, जिससे ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसको तुम एसपी मिक्सिंग कहते हो। इस एसपी मिक्सिंग से ही ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि इसमें पाई वाला क्या चला जाता है नीचे, और 2p z वाला ऊपर चला जाता है। अब बात करते हैं इनकी। तुम्हारे पास यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, या तो तुम्हें पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर, या तो पूछेगा मैग्नेटिक नेचर। दो टाइप की मैग्नेटिक नेचर तुम्हें याद रखना है। डाई मैग्नेटिक अगर अनपे इलेक्ट्रॉन नहीं है, पैरामैग्नेटिक अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। पेयर फॉर एनपेयर, मतलब पैरा फॉर एनपेयर तुम याद कर सकते हो। तो जैसे हाइड्रोजन है वो डायमैग्नेटिक है, He2 अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, मिलता ही नहीं है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग में। लिथियम डायमैग्नेटिक होता है। B2 इज कॉल्ड पैरा। पैरा का मतलब क्या है भाई? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। ऐसे C2 में ये तुम्हारे पास एक ऑर्डर दे रखा है जिसको तुम एक निमोनिक बना के याद कर लो ना अभी के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास अब क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए वो इनको आयनाइज कर देगा। पूछेगा C2+ का क्या ऑर्डर है, तो तुम्हें अगर इनका ऑर्डर याद करना है ये वाला, तो तुम्हें इनको यूज करते हुए तुम इसको सिंपली कर सकते हो। अदरवाइज तुम ध्यान रखो कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है। जैसे कार्बन C2 का, तो एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, दो में कितने होंगे? 12। तो 12 को इलेक्ट्रॉन को भर के देखो, उसके बाद देखो कहाँ हो रहा है। एंड द सेम विद द नाइट्रोजन एंड द N2+। यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस का इसलिए क्वेश्चन दिया है, तो नाइट्रोजन तो क्या होता है? डायमैग्नेटिक, लेकिन नाइट्रोजन प्लस क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। ओके, तो इतना करना। इसके बाद हम चलते हैं आगे। बेसिकली दैट्स फजान रूल। ऑलमोस्ट एंडिंग पे हम इसके, पर फजान रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या तुम्हें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कभी अच्छे से समझना है ना, बॉन्ड का बिहेवियर समझना है, कि कोई भी चीज कभी भी प्योर इनऑर्गेनिक, प्योर आयनिक में नहीं आती है, बहुत रेयर केसेस होते हैं। ऐसे बहुत कम ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्योर कोवेलेंट होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता ही है। तो ये जो इंटरमिक्सिंग होती है कि आयनिक के अंदर कोवेलेंट का आना है, कोवेलेंट के अंदर आयनिक का आना है, इसको फजान ने समझाया था। फजान ने ये कहा था कि कुछ कैरेक्टर हैं जो उस कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। जैसे अगर तुम्हारा आयनिक कंपाउंड में जो कटायन है उसका साइज छोटा है, तो उससे उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे अगर एनायन का साइज बड़ा है तब भी ऐसे होता है। अगर चार्ज हो ज्यादा, मतलब एक कैटायन और एनायन तुमने जो भी लिए हैं, पर उनमें चार्ज बहुत सारा हो, तो चार्ज बहुत सारा होने से उनका साइज अपने आप छोटा हो जाता है। तो अगेन
एंड देन लास्ट इज द सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम की एक रील में भी डाला था, इफ यू रिमेम्बर। एक कंपाउंड था किसका, कॉपर का आई थिंक, और एक कंपाउंड था किसका, नॉर्मल सोडियम मैग्नीशियम का। पूछा था कि उसमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो यहाँ पे सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है कि एक क्वेश्चन अगेन, कि जो जिसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन की उम्मीद ज्यादा रहती है, व्हिच इज द पीरियड नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स, उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, यू कैन सी हियर क्या लिखा उन्होंने कि इंक्रीज, सॉरी, डी इलेक्ट्रॉन शील्ड पुअरली। इसका रीजन ये होता है कि जो, जैसे इसने कॉपर का एग्जांपल लिया, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन है किसमें, डी में, लास्ट इलेक्ट्रॉन D10 है इसके अंदर, कॉपर प्लस 3 में, सॉरी कॉपर प्लस 3 में तुम्हारा D9 होगा, कॉपर प्लस 2 में होता है D10। पर कुल मिला के इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर है, डी में। डी जो होता है वो शील्डिंग बहुत बुरा करता है, लेकिन पुअर शील्डिंग है। हाईएस्ट शील्डिंग होती है एस में, फिर पी में, फिर डी में। तो फिर डी का कम होने की वजह से ये न्यूक्लियस को ज्यादा कवर अप नहीं कर पाता, इससे साइज छोटा होता है। फिर हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम बात कर रहा है। एप्लीकेशन तुम्हें क्या रखना है इसके, ये वाला पॉइंट, कि अगर सोलिबिलिटी ज्यादा है, अगर सोलिबिलिटी देखनी है तो तुम्हें उसके अंदर ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर ढूंढना पड़ेगा सोलिबिलिटी से कम होने के लिए। कैसे, क्या मतलब है इसका, कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, तो कोवेलेंट कब सॉल्युबल होगा, जब वो नॉन पोलर नेचर का होगा, ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा। कलर, AgCl तुमने पढ़ रखा है, विच इज व्हाइट। AgBr इट इज पेल पेल येलोइश कलर, एंड AgI इट्स कम्प्लीटली येलो। तो AgI का यूज तुम किस में भी यूज करते हो, आइडोफॉर्म रिएक्शन में। एंड देन मेल्टिंग पॉइंट से क्या कनेक्शन बनता है, मेल्टिंग पॉइंट ये कहता है कि जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। सी वी आर ट्राइंग टू रिलेट, हम लोग फजान के रूल से कोवेलेंट कैरेक्टर को निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम उनको अदर अदर प्रॉपर्टीज में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने सॉल्युबिलिटी में किया। तो हम भी पढ़ेंगे कि ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है तो लेस सॉल्युबिलिटी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी। अगेन सेम पार्ट, तुम इसको हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज करते हो, बट ये होता क्या है। तुम्हें पता है कि जब भी तुम डिसिमिलर एलिमेंट्स के बीच में, जब अलग अलग एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनाते हो, तो वो दो टाइप का हो सकता है, इट कैन बी पोलर, इट कैन बी नॉन पोलर। अगर वहां पे सेपरेशन ऑफ चार्ज आ रहा है कि एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल है, तो उस केस में तुम्हारे उस बॉन्ड के अंदर डाइपोल कैरेक्टर आ गया, कि उसके अंदर दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इसकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए, क्योंकि मैं दो बॉन्ड बताती हूँ तुम्हें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी पोलर बॉन्ड है, बट दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता होगा, राइट। इस डिफरेंस को निकालने के लिए हम लोग क्वांटिटी यूज करते हैं, which is called डायपोल मोमेंट, जो उस मोमेंट को निकालता है। क्या फॉर्मूला इसका, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, विच इज चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रक्चर प्योर सिमेट्रिक है, मतलब उसके चारों तरफ एटम सारे सेम है और प्योर सिमेट्रिक है, तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। जैसे CO2 हो गया, BF3 हो गया, CH4, CCl4, दैट इज PCl5, SF6, XZO2, XZF4। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं उनमें जो पूरी तरह से सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो इनके अंदर डायपोल मोमेंट नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हें क्या करना पड़ता है, जो तुम कंपाउंड को लेते हो, तो तुम्हारे पास एक बॉन्ड नहीं है, तुम्हारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, राइट। तो जितना भी डायपोल मोमेंट आएगा वो तुम सबको सम करना पड़ेगा, जितने भी है उनको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए तुम्हें सारे बॉन्ड को एड अप करना पड़ता है ना, वही कहलाता है डायपोल मोमेंट, व्हिच इज एडिंग द ऑल द डायपोल स्ट्रेंथ। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डायपोल मोमेंट इसने कहा है इसको। सो NH3 और NF3 में तुम्हें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन लगता है, किसका ज्यादा पोलैरिटी होगी। तो पोलैरिटी मैंने तुम्हें कहा था, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। चाहे तुम NH3 बनाओ, उसका शेप भी पिरामिडल ही है, और दूसरे का भी पिरामिडल ही होगा, चाहे उसमें हाइड्रोजन है उसकी जगह पे। तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे शेप के बेसिस पे आंसर नहीं करना था, उनके ओवरऑल डायपोल मोमेंट पे करना था। तो जब तुम डायपोल मोमेंट निकालते हो, तो उस केस में तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी को यूज करते हो, उनका एक डायरेक्शन बनाना होता है। अगर उस डायरेक्शन में वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, जैसे सिमेट्रिक के केस में हो रहा था, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो पहले तुम्हारे पास है NH3, जिसका डायपोल मोमेंट है 1.46 D, विच इज हायर। और फिर तुम देख सकते हो कि NH बॉन्ड डायपोल, लोन पेयर का डायपोल सेम डायरेक्शन, इस तरह से इंटरनेट हाई करता है। ऐसे NF3 NH बॉन्ड टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द N, और इस तरह से ये सब मिलता है। ये तुम्हारे पास नीचे मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज। इसका एक क्वेश्चन तुम्हारे पास जेई मेंस में आ रखा है, अभी तक मैंने नीट में तो नहीं देखा, लेकिन क्वेश्चन पूछा था उसने, तो तुम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, विच इज
डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड अपॉन डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला। तो ये दे भी रखा है कि निकालना कैसा है इफ यू वांट टू सॉल्व। एंड लास्ट पीरियोडिक टेंट की ऑक्सो एसिड के केस में, ये तुम्हें पी ब्लॉक में भी देखने को मिलेगा, ये तो नहीं क्लास 10th में मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी किया है, बट इससे एसिडिटी बेसिसिटी स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं। सो एसिडिक जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ये बनते हैं नॉन मेटल के, जो कि बेसिक ऑक्साइड बनते हैं मेटल के। ये प्रॉपर्टी हमारे हमें तब पता चलता है जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। वहीं पे बेसिक का यानी मेटल का एक और ऑक्साइड है जिसका नाम होता है एम्फोटेरिक, और एसिडिक का एक और ऑक्साइड होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रल। एम्फोटेरिक वो होता है जिसके अंदर एसिड और बेस कैरेक्टर दोनों मिले, न्यूट्रल वो होता है नहीं जिसमें ना ही एसिडिक कैरेक्टर हो ना ही बेसिक कैरेक्टर हो। एग्जाम्पल तुम्हें इन दोनों की ज्यादा इन पे फोकस करना है, दोनों के एग्जाम्पल्स पे याद रखना। लेकिन इससे होता क्या है, तो इससे फर्क पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, बिहेवियर का। तुम्हारे पास देखो इस पे लिखा हुआ है अक्रॉस द पीरियड, जब तुम लेफ्ट से राइट जाते हो तो बेस कैरेक्टर पहले एम्फोटेरिक और फिर एसिडिक में चेंज होता है। स्टार्टिंग के एलिमेंट बेस, फिर है एम्फोटेरिक और फिर क्या है एसिडिक। इस तरह से एसिडिक कैरेक्टर हम कह सकते हैं बढ़ता रहता है। लेकिन वहीं पे एक ग्रुप पे नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा बेसिक बिहेवियर, ज्यादा एसिडिक बिहेवियर होता है, और कम पे बेसिक बिहेवियर ज्यादा होता है। यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट्स। लास्ट इज द पीवाईक्यू। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि तुम्हारे क्वेश्चन जो आ सकते हैं, इनको एक बार देख लेना, किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो पूछ लेना। बट पहले मैं तुम्हें पूछती हूँ, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द टेट्रासाइनोमिथेन? टेट्रासाइनोमिथेन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है? कैसे निकालेंगे हम लोग? इस तरह की क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पास आते हैं तो उसको सिंपल सा करने का तरीका क्या है कोई सिंपल सा तरीका? तो पहले तो उसका स्ट्रक्चर बना के तुम्हें देखना पड़ेगा। ये है तुम्हारा कार्बन, इस पे क्या लगे हुए हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ये टेट्रासाइनो बोला ना उसने, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और सी ट्रिपल बॉन्ड एन। नाउ आई थिंक इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, राइट? इस तरह के क्वेश्चन जैसे दिया है उसने, व्हाई डज आइस फ्लोट इन द वाटर? रीजन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। बीएफ बॉन्ड लेंथ, BF3 और BF4 नेगेटिव, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है? तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने कुछ ट्रिक पढ़ा था। बॉन्ड लेंथ को निकालने के लिए द बेस्ट ट्रिक इज द हाइब्रिडाइजेशन। BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2, BF4 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो sp2 में हमने कहा था कि जितना ज्यादा तुम जाओगे sp2 में, तुम्हें दिखेगा कि BF3 का बॉन्ड शॉर्टर है, ये हाइब्रिडाइजेशन उसमें sp2 है, और sp3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। इसको तुम बॉन्ड एंगल से भी कनेक्ट करते हो थ्रू दिस हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट वी हैव द बैक बॉन्डिंग, जिसको तुम कनेक्ट करते हो वॉन्डरवॉल फोर्सेस से भी। व्हाट इज बैक बॉन्डिंग? सो बैक बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने मुझे वापस इलेक्ट्रॉन दिया, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। तुम्हारे पास बैक बॉन्डिंग के अंदर यहाँ पे जो तुम्हें पढ़ना है, इट इज पी पाई डी पाई पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई टाइप की बॉन्डिंग। क्या होती है ये? पाई बॉन्ड तुम्हें पता है, इट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एस वाला, कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, तो बनाता है पी, पी में भी पी एक्स एंड पी वाई। तो अगर दो ऑर्बिटल जिनके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, उनके इलेक्ट्रॉन दोनों का पी में है तो इट्स पी पाई। लेकिन अगर एक का पी में और एक का डी में है तो इट्स पी पाई। इसके एग्जांपल्स देख लेना, तुम इनको देख लेना कि किस तरह से ये यूज होते हैं। अब इसका बैक बॉन्डिंग से हम कैसे कनेक्ट करते हैं, एक चीज तो पहले ये फोकस कर लो कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, राइट? और जितना ज्यादा एस करेक्टर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, उतना ही बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। एस करेक्टर और बॉन्ड एंगल एक दूसरे की इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि एस करेक्टर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में मिलेगा, सो अकॉर्डिंगली। देन हमारे पास BF3 का एग्जाम्पल है। BF3 के एग्जाम्पल में खासियत क्या है, एक तो ये लुईस एसिड है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। दूसरा, इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है, देखो BF बॉन्ड इन BF3 इज शॉर्टर देन द एक्सपेक्टेड प्योर सिंगल बॉन्ड। रीजन डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो BF3 के अंदर बोरोन में तुम अगर उसका इलेक्ट्रॉन देखो तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 3। तो इसका जो 2p ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है, जिसमें कि फ्लोरीन, जो BF3 में फ्लोरीन है उसके पास लोन पेयर्स है, वो अपने लोन पेयर को उसके पास उसके खाली ऑर्बिटल में डालता है, जिससे ओवरलैपिंग होती है, डिलोकलाइजेशन होता है और बॉन्ड लेंथ अलग मिलता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑलरेडी जेई मेंस का क्वेश्चन है। क्या पूछा था उसने कि BF3 में बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्टेड से वैल्यू से क्यों रीजन क्या कम होता है? तो इसका रीजन होता है डिलोकलाइजेशन। सो डिलोकलाइजेशन का जो ऑर्डर होगा बैक बॉन्डिंग का, मैं तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है? सो मेरे पास 4 हैं, BF3, BCl3, B BR3 एंड BI3। बैक बॉन्डिंग हाईएस्ट किस में, लोएस्ट कैसे?
तो पहले तो बैक बॉन्डिंग को समझना। बोरोन का जो कॉम्प्लेक्स होता है BCl3, ये इसके अंदर इस टाइम पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको चाहिए कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। सामने हेलोजन है, हेलोजन जनरली तो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो नहीं देगा, तो सिग्मा बॉन्ड तो उसमें हल्का सा नेगेटिव चार्ज तुम्हारे हेलोजन पे ही होगा। लेकिन उसका जो लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर को बी में पाई बॉन्ड के थ्रू उसको दे सकता है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू दे सकता है, क्योंकि उसका ऑर्बिटल खाली है। तो दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा उसकी होगी, दैट्स BF3। रीजन, फ्लोरीन और बोरोन के बीच में बेटर ओवरलैपिंग होती है, सिमिलर साइज, दोनों सेम 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 पीरियड से बिलोंग करते हैं। बोरोन इज सेकंड पीरियड मेंबर एंड फ्लोरीन इज आल्सो सेकंड पीरियड मेंबर। ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में दो ऑर्डर तुम्हें फॉलो करने पड़ते हैं, सिमिलर एनर्जी, सिमिलर सिमेट्री। जहां पे भी होगी ओवरलैपिंग अच्छी होगी और तभी जाके वो बैक बॉन्डिंग कर पाता है। इसलिए बैक बॉन्डिंग हाईएस्ट BF3 की, फिर BCl3 की, BBr3 और BI3। थर्ड पीरियड में यही जो तुम्हारे पास बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है वो लोन पेयर पे कंसिडर होता है। जितने कम लोन पेयर होंगे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो दिस इज द केस। मतलब क्लोरीन और सिलिकॉन को इफ आई एम कंपेयरिंग एंड आई आस्क कि किसका बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो रिमेंबर सिलिकॉन का ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर कम है, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, क्लोरीन के पास 7 है, दैट्स व्हाई। फिर इसमें वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन क्या होता है? वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन के अंदर बहुत सारे फोर्स आते हैं, लंडन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और तीसरा कौन सा आता है? DP-DP इंटरेक्शन। इन तीनों को ही तुम्हें ध्यान देना है कि इसने यहाँ पे आयरन डाइपोल को भी लिखा हुआ है। आयरन डाइपोल के बीच में थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि कई रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है कि आयरन डाइपोल इज नॉट अ पार्ट ऑफ वॉन्डर वॉल, बट लिखा हुआ है। इनमें जो स्ट्रेंथ होती है, हाईएस्ट जो स्ट्रेंथ है टोटल इंटरमोलिकुलर फोर्स में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वॉन्डर वॉल, बट हाईएस्ट इसका होता है। इसके बाद आयन आयन का, इसके बाद आयन डाइपोल का, फिर इसके बाद डाइपोल डाइपोल का। डाइपोल डाइपोल को हम कीसोन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, आयन इंड्यूस डाइपोल को हम डिवाई के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट में आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इसके लास्ट में आता है लंदन फोर्स, जो सबसे वीकेस्ट होता है। लंदन फोर्स हमेशा मास के साथ इंक्रीज करता है, और उसी के साथ तुम्हारी पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेक श्योर कि इसको भी देखना तुम। फिर तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है B2H6 का, ये एक्चुअली मैंने अलग से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जनरली ये पार्ट नहीं है केमिकल बॉन्डिंग का, लेकिन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी देख लो क्या करता है। सो तुम्हारे पास जो B2H6 का स्ट्रक्चर होता है, बोरोन, दैट इज कॉल्ड बोरेन, ये जब भी अपने सामने वाले बोरेन को देखता है तो अपने को स्टेबल करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरह से। सो H H, इसका एक H, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसमें इसको हम लोग कहते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, तो यहाँ पे 4 टर्मिनल में 2 C 2 E बॉन्ड, मतलब 2 एटम है और 2 इलेक्ट्रॉन उसमें बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब अपने आपको स्टेबल करने। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों बॉन्ड के बीच में, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बट इससे इस बोरॉन को भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इस बोरॉन को भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बनाना बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसलिए इसको हम एक बॉन्ड कह रहे हैं, लेकिन बीच में इसमें हाइड्रोजन है, सो इट्स अ बनाना बॉन्ड। जो ब्रिज वाले बॉन्ड होते हैं वो टर्मिनल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेंथर होते हैं, इनका लेंथ ज्यादा होती है। मतलब 2 टाइप के यहाँ पे बोरोन हाइड्रोजन है, एक तो जो सेंटर में जिसको हम ब्रिज कहते हैं, एक किनारे पे, इनको टर्मिनल कहते हैं। तो इसमें ध्यान ये देखना, इस जो सेंटर वाला बी और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इट्स मोर इन लेंथ कंपेयर टू द टर्मिनल का बी एंड एच। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास। बाकी स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए लास्ट 5 दिन की स्ट्रेटजी यही फॉलो करना, ये जो टॉपिक्स हैं ये इनको फॉलो करना, विच इज VSEPR हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान देना, फॉर्मल चार्ज, ये सबसे पहले टॉपिक है जो तुम्हें करने हैं। अगर तुमने इनमें से कोई सब किसी टॉपिक को नहीं किया है तो मेक श्योर कि तुम इसको करके जाओ, ठीक है। सो इसको करके जाना है तुम्हें पहले, ओके। फिर इसके बाद तुम्हें हाई यील्ड में फॉर्मल चार्ज, रेजोनेंस, फिजांस रूल, इनको तुम एक बार देख लेना, पॉज करके वीडियो को, इन टॉपिक्स को देख लेना कि कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है, क्योंकि अभी तक क्या कहा था मैंने स्टार्टिंग में, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं हर बार, और ज्यादातर क्वेश्चन किस आ रखे हैं? इन्हीं टॉपिक से जो तुम्हारे सामने इस टाइम पे है, तो इनको करके जाओ। अगर 5 में से तुम 3 टॉपिक भी करके आते हो तो तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, राइट। तो अभी बिल्कुल नहीं छोड़ना इन टॉपिक्स को। सो बाकी व्हाट डू यू वांट फॉर द नेक्स्ट?
अगर तुम्हें कोई इस तरह का नया वीडियो भी चाहिए तो राइट डाउन इन द कमेंट कि ये टॉपिक पे हमें प्लीज वीडियो बना के दो। आई विल फॉर श्योर वर्क ऑन दैट। तो ये करते हुए हम आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं। ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।